हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज की इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वासिक संबंध है। देखिए, वैश्वासिक संबंध यहाँ पर चिकित्सक और रोगी के बीच जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए। वकील और मुवक्किल के बीच भी वैश्वासिक संबंध की वजह से ही मुवक्किल वकील के पास जाते हैं अपना केस जिताने के लिए। ठीक है, रोगी ठीक होने के लिए अपने चिकित्सक के पास जाता है, तो वैश्वासिक संबंध ही बना है इनके बीच। ठीक है, आज तक गुरु और शिष्य के बीच। तो यहाँ पर ABC में जो कहा गया है वो वैश्वासिक संबंध सही है, तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्योंकि इन सभी के बीच जो है वैश्वासिक संबंध से ही टिका हुआ है आज। ठीक है, तो चिकित्सक और रोगी, वकील और मुवक्किल, गुरु और शिष्य, ठीक है, ये एक दूसरे के बीच जो है वैश्वासिक संबंध ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि वैश्वासिक संबंध कुछ ऐसे संबंधों के द्योतक हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। ठीक है, लेकिन आगे अभी मत बढ़िए, ध्यान से सुनिए। ABC में जो कहा गया है वो वैश्वासिक संबंध से रिलेटेड बिल्कुल सही कहा गया है। तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको तैयार रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन तो सेम रहे, क्या पता ऑप्शन में इसमें से केवल एक सही ऑप्शन रख दिया जाए और गलत ऑप्शंस रख दिए जाए। कोई ज़रूरी थोड़ी ये सभी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर केवल एक सही रख दिया जाए और गलत रख दिया जाए, नीचे डी ऑप्शन में ये सभी लिख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या सभी ये सभी में टिक लगाकर चले आएंगे। तो इसलिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, आप समझ गए। अगर आप जो पढ़े हैं वो सही है और आपके पढ़े द्वारा मिल रहा है वो ऑप्शन में, तो वो ही सही होगा। ये नहीं कि हाँ आप ये सभी में टिक लगा के चले आए। मान लीजिए ABC में जो कहा गया सभी सही नहीं, केवल A ही सही है जो वैश्वासिक संबंध से रिलेटेड है, और अदर नहीं सही, और D में ये सभी भी ऑप्शन में है, तो भाई आपका A ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि आप पढ़े हैं, जो आपका मिल रहा है। ठीक है, वैश्वासिक संबंध से, तो वही सही होगा। ये नहीं कि BC भी सही होगा तो सीधा D में ही लगा दो, मतलब BC सही नहीं होगा, सॉरी BC सही नहीं होगा, तो बिना पढ़े D ऑप्शन दिख गया ये सभी, तो भैया D में आपने टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ ABC भी पढ़ लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए जो सही हैं। ठीक है, तो वैश्वासिक संबंध कुछ ऐसे संबंधों के द्योतक हैं जो न्यास की कुछ प्रसंगतियाँ रखते हैं और जिनकी नींव घनिष्ठता तथा पारस्परिक सद्विश्वास होता है, और दैनिक जीवन में वैश्वासिक संबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी जो है वैश्वासिक संबंध से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में, धारा पूछी गई है कि किस धारा में वैश्वासिक संबंधों से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 88।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य, ठीक है, डॉट डॉट पर ही निर्भर करते हैं। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य जो है वैश्वासिक संबंधों पर ही निर्भर करते हैं। क्या व्यक्तिगत न्यास पर निर्भर करते हैं या फिर सार्वजनिक न्यास पर? तो यहाँ पर बी और सी सही नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर वैश्वासिक संबंधों को भरना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राज्य न्यायालय को ही फिर डॉट डॉट के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और आप भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर किंग्स बेंच भरा जाएगा। ओके, राज्य न्यायालय को ही किंग्स बेंच के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किंग्स बेंच क्या होते थे? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, यहाँ पर ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और बी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, किंग्स बेंच से रिलेटेड। ठीक, अब ए में कहा है कि ये न्यायालय होते थे, तो बिल्कुल सही बात है, किंग्स बेंच जो है ये न्यायालय होते थे। ठीक है, बी में कहा यह न्यायालय सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते थे, तो बिल्कुल सही है, ये जो किंग्स बेंच के न्यायालय होते थे ये सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी में किंग्स बेंच से रिलेटेड सही कहा गया, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए एवं बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चांसरी न्यायालय से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए चांसरी न्यायालय से संबंधित ए बी सी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले ऑप्शन में टिक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी सी पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चांसरी न्यायालय से संबंधित पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उसके सचिवालय को, ठीक है, चांसरी के नाम से पुकारा जाता था और उसका प्रधान चांसलर कहलाता था। ओके, और चांसलर को लेख जारी, मतलब रिट जारी करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चांसलर अपने समक्ष प्रस्तुत वादों का विनिश्चय सामान्य विधि के नियमों के अनुसार नहीं अपितु डॉट डॉट के अनुसार करता था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के अनुसार करता था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद उसका उत्तर सही तरीके से दीजिए जो सही ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है न्यास अधिनियम की धारा 75 में किसकी नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, न्यास अधिनियम की धारा 75 में नए न्यासधारियों की नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। नए न्यासधारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि न्यास अधिनियम की किस धारा में नए न्यासधारियों की नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है? तो किस धारा में? तो धारा आपको याद रखनी है, अभी अभी आपने क्वेश्चन 9 में पढ़ा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पता
आपके पेपर में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे कोई उस तरह का क्वेश्चन सन के साथ पूछ लिया गया धारा, फिर उसके बाद पीछे पूछ लिया गया जाके, लास्ट में एकदम एक क्वेश्चन दे दिया गया उसी से रिलेटेड कि भैया धारा दे दी गई है और सन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसके बाद उसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका धारा 75 होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नए न्यासधारी से संबंधित पॉइंट्स हैं, ठीक है, या नए न्यासधारी से संबंधित है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए बी सी में जो कहा गया है वो नए न्यासधारी से संबंधित ही कहा गया है। अब ए में क्या कहा गया है कि नए न्यासधारी की नियुक्ति किए जाने पर न्यास की सारी संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। ठीक, बी में कहा गया है जिन्हें वे सारी शक्तियां, अधिकार एवं विवेक प्राप्त होंगे। ठीक है, सी में कहा जो मूलतः नियुक्त किए गए किसी न्यासधारी के होते हैं। ठीक है, तो ये नए न्यासधारी से संबंधित पॉइंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सॉलिसिटर और मुवक्किल के बीच या सॉलिसिटर और मुवक्किल के संबंध होते हैं, तो आपको याद रखना है वैश्वासिक संबंध होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कौन सी धारा पूछी गई है कि कौन सी धारा न्यासधारियों को न्यास लिखित एवं न्यास संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों को अपने आधिपत्य में रखने का अधिकार देती है। तो आपको याद रखना है धारा 31, धारा 31 न्यासधारियों को न्यास लिखित एवं न्यास संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों को अपने आधिपत्य में रखने का अधिकार देती है। याद रखिएगा धारा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किस धारा के अंतर्गत न्यासधारी पर न्यास स्वत्व की रक्षा करने का कर्तव्य आरोपित किया गया है? तो आपको याद रखना है भाई धारा 13 के अंतर्गत न्यासधारी पर न्यास स्वत्व की रक्षा करने का कर्तव्य आरोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि व्यवस्थापन से तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है भाई व्यवस्थापन से तात्पर्य परिनिर्धारण या हल है। क्या है? परिनिर्धारण या हल है। ओके, व्यवस्थापन से तात्पर्य परिनिर्धारण या हल है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हैनबरी ने न्यास को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी जो कि न्यास के मुख्य वर्ग हैं। ठीक है, देखिए लोक न्यास एवं व्यक्तिगत न्यास, ये भी जो कि हैनबरी ने न्यास को वर्गों में विभाजित किया है। तो लोक न्यास एवं व्यक्तिगत न्यास हो गया, साधारण न्यास एवं विशिष्ट न्यास हो गया, और निष्पादित न्यास एवं निष्पाद्य न्यास, ये सभी न्यास जो हैं वो हैनबरी ने न्यास को जो मुख्यतः वर्गों में विभाजित किया है उसी से रिलेटेड है पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि धारा 77 के अनुसार न्यास का अवसान निम्न दशाओं में होता है। तो आपको याद रखना है भाई यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों, मतलब जबकि इसका उद्देश्य पूर्णता पूरा हो जाए और जबकि इसका उद्देश्य जो है अवैध हो जाए। ठीक है, तो ये जो है दोनों पॉइंट्स जो हैं वो धारा 77 के अनुसार न्यास का अवसान के निम्न पॉइंट्स जो कि इनकी दशाएं हैं। ठीक है, न्यास के अवसान के। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? न्यास का विखंडन धारा 78 के अर्थों में निम्न अवस्थाओं में विखंडित किया जा सकता है।
तो आपको याद रखना है इच्छा पत्रकर्ता की इच्छा पर हितग्राहियों की सहमति से न्यासकर्ता द्वारा विखंडन की शक्ति के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले हितग्राही का दायित्व किस धारा में उपबंध किया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 68। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि धारा 71 के अनुसार न्यासधारी पद से केवल निम्नलिखित अवस्थाओं में उन्मोचित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब न्यास के अवसान द्वारा और न्यास के अंतर्गत उसके कर्तव्यों के पूरा हो जाने के द्वारा और ऐसे साधनों में जैसे कि न्यास विलेख द्वारा विहित किए गए हों। ठीक है, तो जो कि धारा 71 के अनुसार न्यासधारी पद से जो है निम्नलिखित अवस्थाओं में उन्मोचित किया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स के द्वारा जो है उन्मोचित किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ए बी सी में जो कहा गया है धारा 71 से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सारे क्वेश्चंस तैयार करिए इस वीडियो के। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।